हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका जीएस मंच में। आज की क्लास का टॉपिक है भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का तीसरा पार्ट। पहले और दूसरे पार्ट में पुर्तगाली, डच और अंग्रेज से जुड़े हुए जो भी इम्पॉर्टेंट तथ्य थे परीक्षा की दृष्टि से उस पर बात किए। आज हम फ्रांसीसियों से जो भी प्रश्न बन सकते हैं उस पर बात करेंगे। साथ ही आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध को इसी क्लास में समझने और सहजता से याद करने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में फ्रांस के तत्कालीन राजा होते हैं लुई 14वां। इस नाम को आप याद रखेंगे क्योंकि प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि जिस समय फ्रांस में कंपनी की स्थापना हुई उस समय फ्रांस के राजा कौन थे? लुई 14वां। लुई 14वां का एक प्रसिद्ध मंत्री होता है जिसका नाम होता है कोलवर्ट। कोलवर्ट के प्रयासों से फ्रांस में एक कंपनी की स्थापना की जाती है और इस कंपनी का स्थापना फ्रांस सरकार द्वारा किया जाता है और इसका खर्च भी फ्रांसीसी सरकार द्वारा वहन किया जाता है। जबकि हम अंग्रेजों के परतन में देखे थे वहाँ पे व्यापारियों द्वारा कंपनी की स्थापना की जाती है और उसका खर्च भी व्यापारियों द्वारा उठाया जाता है। फ्रांसीसियों का प्रथम व्यापारिक दल अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी तट में एक द्वीप है जिसका नाम है मेडागास्कर। मेडागास्कर द्वीप पे फ्रांसीसियों का प्रथम व्यापारिक दल आता है, लेकिन यहाँ पे उपनिवेश स्थापित करने में इनको सफलता नहीं मिलती है। वैसे में दूसरा फ्रांसीसी दल फ्रैंक कैरो, नाम आप ध्यान देंगे, फ्रैंक कैरो के नेतृत्व में भारत में द्वितीय व्यापारिक दल आता है और इसी के प्रयासों से 1668 ईस्वी में भारत में सूरत में प्रथम फैक्ट्री स्थापित की जाती है। इसको मानचित्र समझने का प्रयास करते हैं। फ्रांसीसी द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री या कोठी स्थापित की जाती है और इसके एक ही वर्ष बाद तमिलनाडु तट पे मसूलीपट्टनम 1669 ईस्वी में फ्रांसीसियों की द्वितीय फैक्ट्री स्थापित की जाती है। दोनों डेटे याद रखेंगे। प्रथम व्यापारिक फैक्ट्री 1668 में सूरत और द्वितीय कहाँ पे है? मसूलीपट्टनम 1669 ईस्वी में। इसी क्रम में पांडिचेरी में 1673 ईस्वी में फ्रांसीसियों द्वारा एक किलाबंद कोठी की स्थापना की जाती है। किलाबंद। इसके एक वर्ष बाद बंगाल वाले क्षेत्र में, उस समय बंगाल वाला क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता था। यहाँ पे चंद्रनगर में 1674 ईस्वी में फ्रांसीसियों द्वारा एक कोठी की स्थापना की जाती है। केरल तट की माही तथा तमिलनाडु के दक्षिण में करिकाल में फ्रांसीसियों द्वारा फैक्ट्रियाँ स्थापित की जाती हैं। माही, पांडिचेरी और चंद्रनगर, तीन ऐसी फ्रांसीसियों की व्यापारिक बस्ती होती है। जो तीन बस्तियां भारत की आज़ादी के बाद अर्थात 1954 तक फ्रांसीसियों के पास तीनों बस्तियां रहती हैं। फ्रांसीसियों का एक गवर्नर होता है डुप्ले। डुप्ले के शासनकाल में भारत में फ्रांसीसी कंपनी अपने चरमोत्कर्ष पे होती है। फ्रांसीसी क्या करते हैं? शुरुआत में भारत में व्यापारिक हस्तक्षेप करते हैं लेकिन धीरे धीरे राजनीतिक हस्तक्षेप करने लगते हैं। वैसे हम अंग्रेजों को भी देखे थे, शुरुआत में भारत में व्यापारिक हस्तक्षेप करते हैं और धीरे धीरे राजनीतिक हस्तक्षेप भी करने लगते हैं। उधर फ्रांसीसी और एक तरफ इंग्लैंड, दोनों अपने को भारत में सर्वोच्च लाना चाहते हैं और ऐसी लालसा ने दोनों के बीच एक युद्ध को जन्म देता है जिसे आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध कहते हैं। जिसे आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध कहते हैं। इसका एक नाम कर्नाटक युद्ध भी है क्योंकि कभी कभी आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध न देकर कर्नाटक युद्ध दे दिया जाता है, तो आप ध्यान देंगे। तो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध या कर्नाटक युद्ध का जन्म कैसे होता है? फ्रांसीसियों तथा अंग्रेजों के मध्य जो भारत में सर्वोच्च स्थिति पे आने की लालसा थी, उसी लालसा ने इस युद्ध को जन्म दिया। तो यह युद्ध इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि इस युद्ध का निर्णय यह रहा है कि भारत में
अंग्रेज़ों द्वारा राज किया गया और फ्रांसीसी मात्र व्यापारी बन के रह गए। तो आइए इस युद्ध को एक चार्ट के माध्यम से सहजता से समझने और याद करने का प्रयास करते हैं। चार्ट पहले से बना लिया गया है जिससे समय की बचत हो। आइए याद करते हैं। कर्नाटक युद्ध, 3 कर्नाटक युद्ध हुए। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कितने आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध या कितने कर्नाटक युद्ध हुए, तो आप याद रखेंगे 3 कर्नाटक युद्ध हुए हैं। इनका समय देखेंगे 1746 से 1748 के बीच में प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ है। यह 2 वर्ष चला है और इसके एक वर्ष बाद 1749 से 1754 के बीच युद्ध चला है 5 वर्ष के लिए। और फिर इसके 2 वर्ष बाद 1756 से 1763 के बीच 7 वर्ष कर्नाटक युद्ध चला है। आइए याद करते हैं। 1746 से 1748 2 वर्ष युद्ध चला। फिर 1 वर्ष बाद 1749 से 1754 के बीच 5 वर्ष युद्ध चला। फिर 2 वर्ष बाद 1756 से 1763 के बीच 7 वर्ष युद्ध लड़ा गया। अब देखेंगे यह कारण का कॉलम है कि किस कारण से युद्ध लड़ा गया। पहला जो कर्नाटक युद्ध है इसका कारण यूरोप रहा है। यहाँ पे यूरोप में एक ऑस्ट्रिया देश है जहाँ पे उत्तराधिकार के लिए युद्ध चल रहा होता है। 2 गुट बन जाते हैं। एक गुट का साथ अंग्रेजों द्वारा दिया जाता है और दूसरे गुट का साथ फ्रांसीसियों द्वारा दिया जाता है। लेकिन भारत का जो फ्रांसीसी गवर्नर होता है डुप्ले, वहाँ पर ध्यान न देते हुए भारत में अंग्रेजों से शांति वार्ता चाहता है, लेकिन अंग्रेजों द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का पहल अंग्रेजों द्वारा किया गया। और भारत में सेंट थोमे का युद्ध होता है। भारत में सेंट थोमे का युद्ध होता है। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले तथा हिंद महासागर में एक मॉरिशस द्वीप है जहाँ पे फ्रांसीसियों का उपनिवेश होता है। वहाँ का फ्रांसीसी गवर्नर ला बोर्डोने दोनों के संयुक्त सेना ने अंग्रेज़ों से युद्ध किया, लेकिन यह युद्ध निर्णायक नहीं रहा। और जैसे ही यूरोप में एला सापेल की संधि होती है, यूरोप में ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकार का युद्ध होता है समाप्त हो जाता है और भारत में भी सेंट थोमे का जो युद्ध चल रहा होता है समाप्त हो जाता है। यह निर्णायक युद्ध नहीं रहता है। और एला सापेल की संधि के तहत मद्रास अंग्रेजों को प्राप्त होता है और अमेरिका का लुइसबर्ग फ्रांसीसियों को प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे द्वितीय कर्नाटक युद्ध। जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध है, जैसे हम प्रथम कर्नाटक युद्ध में देखे कि यूरोप कारण रहा है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कारण भारत में रहा है। भारत में कर्नाटक तथा हैदराबाद में उत्तराधिकार का मामला चल रहा होता है और 2 गुट बन जाते हैं। एक गुट का साथ अंग्रेजों द्वारा दिया जाता है और एक गुट का साथ यहाँ भी फ्रांसीसियों द्वारा दिया जाता है। और 2 गुट बनने की वजह से युद्ध शुरू होता है और अंबूर का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? अंबूर का युद्ध होता है 1755 ईस्वी में। सेंट थोमे का युद्ध होता है 1748 ईस्वी में। अंबूर का युद्ध, यह भी युद्ध निर्णायक साबित नहीं होता है और दोनों के बीच पांडिचेरी की संधि होती है। इस संधि के तहत क्या होता है कि फ्रांसीसियों तथा अंग्रेजों को मुगल सम्राट और भारतीय नरेशों द्वारा जो भी उपाधियां मिली रहती हैं उसका त्याग कर देते हैं, उसे वापस कर देते हैं और साथ ही भारतीय नरेशों के मामले में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करने का वादा करते हैं और द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है। अब तृतीय कर्नाटक युद्ध, यह भी, इसका भी कारण यूरोप रहा है। यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध 1756 में शुरू होता है और 1763 तक चलता है 7 वर्ष के लिए, इसीलिए इसका नाम सप्तवर्षीय युद्ध पड़ा है। जैसे ही यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध शुरू होता है तो प्रश्न कभी पूछ लिया जाता है कि सप्तवर्षीय युद्ध किन 2 देशों के बीच में हुआ, तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। यूरोप में जैसे ही सप्तवर्षीय युद्ध शुरू होता है, भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में वांडीवास का युद्ध शुरू हो जाता है 1760 ईस्वी में।
और जो वाननिवास का युद्ध होता है इसमें अंग्रेजों की तरफ से आयरकूट के नेतृत्व में तथा फ्रांसीसियों की तरफ से लाली के नेतृत्व में युद्ध होता है। इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित होते हैं, अंग्रेज विजयी हो जाते हैं। 1763 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस की संधि होती है और पेरिस की संधि के साथ ही सप्तवर्षीय युद्ध यूरोप में समाप्त हो जाता है। उसके पहले ही 1760 ईस्वी में वाननिवास के युद्ध में फ्रांसीसी बुरी तरह से पराजित हो जाते हैं और पेरिस की संधि के तहत यह निर्णय आता है कि भारत में अंग्रेज राज करेंगे, अपनी सर्वोच्च सत्ता को स्थापित करेंगे, फ्रांसीसी मात्र व्यापारी बन के रह जाएंगे। और यही होता भी है। पेरिस की संधि के तहत फ्रांसीसियों को भारत में मात्र व्यापार करने का अधिकार दिया जाता है। वह किसी प्रकार का किलाबंदी नहीं कर सकते, न ही किसी प्रकार का सैनिक अपने पास रख सकते हैं। इसलिए यह जो कर्नाटक युद्ध है इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उम्मीद करते हैं आपको सहायता से चार्ट के माध्यम से समझ में आ गया होगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।